पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सब्ज पासपोर्ट मुसलसल तनाजुली का शिकार हुआ है। एक बार फिर सोमालिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। हमने सरेंडर ही करना सीखा है और कभी जीतना नहीं सीखा है। एक तो मैं इस सारे नैरेटिव को बाय नहीं करता जिसके अंदर ये पॉलिटिकल विल नहीं है कि वो अपने मुखालफिन के साथ बैठकर मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू कर सके। वो भीख तो मांग सकती है, वो सरेंडर तो कर सकती है, लेकिन अपने हमवतनों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने यहाँ पे उसमें जाके कि आबादी रोकने के जो टूल्स हैं उन पे टैक्स लगा दे जिस बंदे ने। आपको तो मुफ्त में ये चीजें बांटनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए कि घरों में रखें। आपने कहा नहीं, हमें टैक्स चाहिए, इसमें भी टैक्स चाहिए। जनाब क्या आप इनको यूज क्यों कर रही हैं? बिल्कुल मैं आपके मुस्तकबिल का सोचता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा मुल्क वो एक अजीम कौम बने कि जिधर भी पाकिस्तान का दुनिया में पासपोर्ट कोई भी हमारा शहरी लेके निकले तो दुनिया कहे कि ये देखे पाकिस्तानी आ रहा है, दुनिया में इज्जत से देखे, हरे पासपोर्ट की इज्जत हो, अपने पासपोर्ट की इज्जत करवानी। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कराएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सब्ज पासपोर्ट मुसलसल तनाजुली का शिकार हुआ है। एक बार फिर सोमालिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान खाना जंगी और सफारती तन्हाई के शिकार ममालिक से भी निचले दर्जे पर चला गया है। लंदन की एक फर्म हेनले एंड पार्टनर्स ने एक पासपोर्ट की रैंकिंग जारी कर दी है। सवाल यह है कि दुनिया के किस मुल्क का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, कहां के शहरी कितने ममालिक में बगैर वीजा जा सकते हैं। पासपोर्ट रैंकिंग का तरीकाकार क्या है, पासपोर्ट की रैंकिंग में पाकिस्तान किस नंबर पर है, इस हवाले से पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग की बुनियाद पर वीजा फ्री एंट्री होती है। यानी जिस मुल्क के पासपोर्ट पर जितने ज्यादा ममालिक या इलाकों में बगैर वीजा दाखिले, वीजा ऑन अराइवल, विजिटर्स परमिट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी की सहूलत मैसर हो, वो पहले नंबर पर आता है। इस फहरिस्त में तकरीबन तमाम ममालिक में पाकिस्तान से आगे भारत का पासपोर्ट रैंकिंग में 83वें नंबर पर है, बांग्लादेश 103वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर है, जो इमरान खान साहब के एक और क्लेम पर सवाल का निशान है। तो आपको IMF की बातें माननी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब आप कर्ज ले रहे हैं तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, वो जिस तरह कहेंगे आपको करना पड़ेगा। और उन्हीं की प्लान शुदा चीज़ों के ऊपर तो हमारी वजारत खजाना ने जो है सारा ड्राफ्ट तैयार किया, मिनी बजट तैयार किया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको किसी की किस्म की भी प्रॉब्लम होगी, और अपोजिशन के पास भी कोई ऐसी बात नहीं है जो वो उसमें से उनको नल इनवाइट कर सके। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश कर सकती है? क्योंकि इस मिनी बजट से हम देख रहे हैं इत्तेहादी भी खुश नहीं है और दो जमातों ने तो खासी नाराजगी का इजहार भी कर दिया है। वैसे मैं हैरान हूँ कि हमारी कैसी गुलामाना ज़हनियत हो गई है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास तो इसके अलावा कोई हल नहीं है, हम तो ऐसे फंस गए हैं, हमें तो IMF की डिक्टेशन लेनी ही पड़ेगी, जो हमने हाथ काट दिए हैं उसके बाद हमारे पास सर उठाने की हिम्मत नहीं है। भाई हम एक ज़िंदा कौम है, एटमी ताकत हैं, और हमारी गुफ्तगू देखें कि हमारी गुफ्तगू ये है कि इसके बाद भी जो आ गया उसको यही करना पड़ेगा। इसके बाद इस तरह तो इस मुल्क में 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी और सब कह रहे थे इस लोड शेडिंग का कोई हल नहीं है, अगला भी कोई आ गया तो क्या कर लेगा, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ 4 साल में 12,000 मेगावाट बिजली लग गई। मैं नहीं समझता कि हम कोई ऐसी कौम है कि हम इसमें से निकल मैं नसीम सिद्दीकी साहब उसका भी जवाब दे देता हूँ। तो हम कोई ऐसी कौम नहीं है कि हम इसमें से निकल ना सकें, या हमने सरेंडर ही करना सीखा है और कभी जीतना नहीं सीखा है। एक तो मैं इस सारे नैरेटिव को बाय नहीं करता और मैं समझता हूँ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए और कौम को साथ लेकर चलना चाहिए। हुकूमत का ये कोई बयानिया नहीं कि इसके अलावा कोई हल नहीं है। एक नया चार्टर ऑफ इकॉनमी इस मुल्क की ज़रूरत है जिस पर सब मुत्तफिक हों। अगर यहाँ नेशनल एक्शन प्लान बन सकता है, अगर यहाँ मिलिट्री कोर्ट्स बन सकती हैं, अगर यहाँ दहशतगर्दी से लड़ने के लिए रिजॉल्व हो सकता है, तो यहाँ इकॉनमी से लड़ने के लिए रिजॉल्व क्यों नहीं हो सकता। अफसोस की बात यह है कि हमारे पास इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जो ये रिजॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके अंदर ये पॉलिटिकल विल नहीं है कि वो अपने मुखालफिन के साथ बैठकर मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू कर सके। वो भीख तो मांग सकती है, वो सरेंडर तो कर सकती है, लेकिन अपने हमवतनों के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये एक जहर का प्याला है। अगर इमरान खान साहब को खुद भी आज़ादाना वोट देना हो तो वो इस मिनी बजट के हक में वोट नहीं देंगे, वो भी मजबूरी के हालत में हाथ कटे हुए, गर्दन फंसी हुई वोट डालेंगे। आप इत्तेहादियों की क्या बात करते हैं कि जी वो खून सूंघ रहे हैं? खून नहीं सूंघ रहे, वो अपने हलकों में अपने आवाम की हीट महसूस कर रहे हैं, अपने हलकों में जा रहे हैं, तो उन्हें समझ आ रही है कि इस मिनी बजट को वोट देने के बाद हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि सहूलतकारी के बगैर ये मिनी बजट पास नहीं हो सकता। अगर अरकान असेंबली को अपने ज़मीर की रोशनी में वोट डालने की इजाज़त
इजाज़त दी गई तो कोई भी इसको वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर सहूलतकारी और रियासत का मामला और जो जहनी सोच बनाई जा रही है कि इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये आखिरी हल है, हमें सरेंडर करना ही होगा, तो फिर ठीक है। फिर जब ऐसे बयानिए बनाने की हुकूमतें कोशिश करती हैं तो फिर कौमों के साथ यही सलूक होता है। देखें, एक तो बड़ा कहा जाता है कि जी माजी में भी गए और 30 साल की मैरिज ऑफ के इनकन्वीनियंस और कन्वीनियंस है। माजी में कभी हमने IMF का गवर्नर स्टेट बैंक लगाया है? ये खुद शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि मैं आसिफ जरदारी के दौर में जब IMF गया तो बगैर शराइत के 40% अपफ्रंट पेमेंट ले आया। मेरे साथ मुझे तो पता ही नहीं था कि IMF इस तरह की शराइत रख के और इस तरह हाथ पांव भी बांध देता है और उल्टा लटका देता है। शौकत तरीन साहब ने मीडिया के सामने कहा कि माजी में जब हम IMF के साथ डील करते थे तो वो डिफरेंट IMF था और जो इमरान खान के सामने कर रहे हैं वो डिफरेंट IMF है। तो इसका मतलब है कहीं कसूर तो इस हुकूमत का भी है ना। पिछलों को बहुत गालियां दें, मैं तो चाहता हूं उनको फांसी लगा दें। कम से कम इस हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल तो हो सके। जब भी आप इस हुकूमत की कारकर्दगी पर इसकी किसी बात पर सवाल उठाने लगें तो हम माजी को रोना साथ शुरू कर देते हैं कि जी पिछले करके, पिछलों ने जो किया उसके नतीजे में इतनी तो खराबी नहीं थी जितनी इन्होंने कर दी। जब आप इस हुकूमत का दिफा करते हैं साथ ये भी कहते हैं हाँ जाने में देर हो गई, और उस देर की कीमत इस कौम ने कितनी उठाई। बर वक्त फैसले ना करने का जो नुकसान है माशी महाज पर, वो ये कौम किस तरह अदा कर रही है उसका भी ऐसे दिफा किया जाता है। हाँ देर से गए, बर वक्त जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या करते भाई, बर वक्त जाते। जब आप देर से गए तो आपके लिए शराइत बदल गई। जब भी आप बैंक के पास लोनिंग के लिए डिफॉल्ट होकर जाएंगे तो और शराइत होंगी, स्मूथ जाएंगे तो और शराइत होंगी। इसलिए अब ये कहें जी कि अपोजिशन जो है वो हमें इसका हल बताए। भाई आप हुकूमत में किस लिए बैठे हैं? अगर अपोजिशन ने हल बताना है, अपोजिशन हल बताएगी जिस दिन वो हुकूमत में आ जाएगी। ये जो गाड़ियों की जो बात हुई थी कि गाड़ियां आ गई और एकदम डॉलर के साथ आपका दबाव पड़े, गाड़ियां कहां से आई हैं? आपने अपने दोस्तों को लेके दिए ना। आपने इस माहौल में जब डॉलर नहीं है, यहां से लोकल करेंसी लग्जरी कारें और पूरी की पूरी कार है जिसका यहाँ पे नौकरियां कोई नहीं मिल रही, कुछ नहीं है। आपने चाइना से सिंपली थाउजेंड्स ऑफ कार्स मंगवाई हैं और मेरा $36,000 पर अगर मैं गलत नहीं कह रहा। और ओनिंग का उसका बड़ा मसला है कि लोगों से पैसे ले लिए हैं, 4-4 महीने से गाड़ियां नहीं मिल रही है। ऑन का एक और स्कैंडल है, वो और स्कैंडल 55 और 60 लाख की गाड़ी आपने वहां से मंगवाई। डॉलर आपके पास, उनसे पूछे से ना उन अफरीदी साहब से कि भाईजान आपके पास कहां से डॉलर हैं एक गाड़ी का? आपको एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे कि आपको पैसे थे? आपने लोकल मार्केट से खरीदे हैं। जो लोकल मार्केट से मिलियंस ऑफ डॉलर आपने खरीद के, मैंने पैसे दिया उसको 50-60 लाख रुपया, उसने लोकल मार्केट से जाकर डॉलर खरीद के चाइनीज को दे दिए, क्योंकि आपके दोस्त हैं उनके लिए बहुत सारी वो भी जारी हुई थी। आपको याद FBR से लेटर भी जारी हुए थे। तो खान साहब का फोकस बड़ा क्लियर है, बात गरीबों को करो और गरीबों से लेके, वो जो रॉबिन हुड करता था ना, वो तो अमीरों को लूट के गरीबों को लेकर जाते थे। यहाँ रिवर्स चलता है, रॉबिन हुड इन रिवर्स। यस, ये फिल्म का नाम ये होना चाहिए, रॉबिन हुड इन रिवर्स। कि गरीबों से ले लो टैक्सेस जो है, गैस, बिजली, आपके पेट्रोल वगैरह जो है, सारे एक आम आदमी के कंज्यूमर के मसाइल हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो डायरेक्ट हो गया ना टैक्स। इनडायरेक्ट इतने ज्यादा जो हैं वो मैं कह रहा हूं। इनसे पूछा जाए कि दुनिया भर में वहां पे अंबानी वगैरह इन कंपनी है, मैं उनका पढ़ा था, देख रहा था, उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने वहां पे इंडियंस उसके लिए, वो भी बिजनेस में करते होंगे, 2 नंबर सारे बिजनेस मैन मोस्टली करते होते हैं, लेकिन कुछ तो इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस आपको पे बैक तो करते हैं कि अपने कंज्यूमर को मार ना डाले, वो जिंदा रहते ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो, कल को दोबारा इसकी जेब में से हमने पैसे निकालने हैं। आपने 2000 अरब उनको पहले दिया, टैक्स की आपने उनको अलहदा दी है। ये सारे आपके टेक्सटाइल वाले आपके दोस्त हैं। अभी बिल्डर्स माफिया पूरे मुल्क में जो बात अभी आपने की है, इस मुल्क में एक ही काम हो रहा है, प्लाट, बिल्डर्स, ठेकेदार और ये हाउसिंग सोसाइटी, इसके अलावा कौन सा सेक्टर? अब जो हम बार बार बात रोते रहते हैं कि टेक्सटाइल वालों ने आपके वो भी कोई आपका, आप उसको तो रुपीज को भी तबाह करवाया, बर्बाद करवाया, 180 तक लेके गए जी हम इसको आपके एक्सपोर्ट आसमान पे ले जाएंगे। यहां करने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं, वो फाइलें बेच रहे हैं। ये टेक्सटाइल वाले जो लाहौर में रूडा एंड प्रोजेक्ट बन रहा है, इमरान खान साहब की टीवी पे तारीफें करते, 3-4 कराची के सारा टेक्सटाइल वाला बिल्डर्स के अंदर वो ग्रुप बना दिया हुआ है। उन्होंने कहा छोड़े ये टेक्सटाइल वगैरह एक्सपोर्ट वगैरह में कितने पैसे बन जाए, छोड़े हैं। यहाँ बिल्डर्स हैं, यहाँ पे मलिक रियाज वाला फार्मूला अपनाते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे फाइलें बेचो, प्लाट बेचो, करोड़ों रुपए के माल बनो, किस चक्कर में पड़ गए? रुपए को भी तबाह करवाया, उधर से वो बिल्डिंग में चले गए हैं कि हम यहाँ पे हाउसिंग सेक्टर को यहाँ के उसमें करेंगे। और इनके हाथ में कमजोरी आ गई है। जो हमारा बिजनेस से बड़ा समझदार है माशाल्लाह, अल्लाह इनको मजीद अक्ल दे और मजीद इसी तरह पाकिस्तान को चाकू छुरे मारते रहे। हम नहीं लाइटली लिया जाता है पॉपुलेशन के मसले को, और अच्छी बात है कि बिलावल ने आज ये कहा कि इसको लाइटली ना लें, पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी हमारा बहुत बड़ा मसला है। जिन्होंने यहाँ पे उसमें जाके कि आबादी रोकने की जो टूल्स हैं उन पे टैक्स लगा दे जिस बंदे ने, फिर कहते हैं जनाब गरीब जो है वो उनके लिए हम बड़ी सर्विसेज दे रहे हैं। ये गरीबों का ज्यादा बड़ा मसला है। अगर देखें गरीब बेचारे जो हैं उनके यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, उनको एजुकेट करने की, उनको फैसिलिटी, आपको तो मुफ्त में ये चीजें बांटनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए कि घरों में रखें। आपने कहा नहीं हमें टैक्स चाहिए, इसमें भी टैक्स चाहिए जनाब, कि आप इनको यूज क्यों कर रहे हैं?